हेलो स्टूडेंट, मॉर्निंग टू ऑल। आज हम नरेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके 2 लेक्चर में होगा विद प्रैक्टिस। यानी कि एक एक पॉइंट हम नरेशन का डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट होंगे। और आपको नरेशन की इम्पोर्टेंस तो पता ही है कि एक क्लास फर्स्ट से लेकर कंपटीशन तक नरेशन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट बारीकी से समझते चलेंगे। जहाँ भी डाउट हो आप पॉज करके एक बार फिर से रिपीट करके देखें, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए क्या डाउट है, कौन सी समस्या आ रही है। एक एक पॉइंट आप क्लियर करके रखें, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छा है। इजी लैंग्वेज में बताएंगे और 10th 12th इन दोनों में 2-2 मार्क्स स्कोर करता है नरेशन चैप्टर। तो ए टू जेड पॉइंट समझिए। इस क्लास में हम आपको नरेशन का बेसिक प्लस इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी इनको छोड़कर बाकी नरेशन का सारा पार्ट हम डिस्कस करा देंगे। बाकी ऑप्टेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी ये सारे हम आपको स्पेशली एक अलग क्लास प्रोवाइड कराएंगे इम्परेटिव सहित। ये 3-4 और टाइप होंगे जिसमें प्रैक्टिस भी होगी, सारे कॉन्सेप्ट भी होंगे। एक ए टू जेड आपको सेकंड लेक्चर में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर आपको कुछ समय में अपलोड करवा दिया जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नरेशन। नरेशन मीन्स होता है एक्सप्लेनेशन। क्या? एक्सप्लेनेशन मीन्स वर्णन करना, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, नरेशन में हम देखते हैं कि एक डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है? दरअसल डायरेक्ट स्पीच में हमको दे रखा होता है, इन्वर्टेड कॉमास दे रखे होते हैं, कॉमा दे रखा होता है। ये सारे हमें फीचर्स डायरेक्ट नरेशन में देखने को मिलता है। और डायरेक्ट स्पीच होती है वो दरअसल किसी को डायरेक्टली बोली जाए उसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर हुई है, नहीं सही है, टाइपिंग एरर नहीं है, ये सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डायरेक्ट स्पीच के 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, पी सेड टू क्यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम प्लेइंग, फुल स्टॉप। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच में हमने अभी आपको बताया कि इन्वर्टेड कॉमास आपको दे रखे होंगे, प्लस कॉमा लगा के रखा होगा, वो डायरेक्ट स्पीच में आपको देखने को मिलेगा। ये इसकी फीचर है, मेरिट्स हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल है, पारुल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई। यहाँ भी आप देखोगे कि इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, प्लस कॉमा लगा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल दोनों ही डायरेक्ट स्पीच के हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट समझते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि इसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली आपको जो डायरेक्ट है उसका इनडायरेक्ट बना के दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, पी सेड टू क्यू, आई एम प्लेइंग, इसी का इनडायरेक्ट बना के दे दिया है, पी टोल्ड क्यू दैट ही वॉज प्लेइंग। तो ये है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या है कि डायरेक्टली ना बोला जाए कोई चीज़, उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट जो सामने से आपको स्पष्टली बोल दिया जाए वही डायरेक्ट है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले हमें नरेशन में समझने लायक जो पॉइंट बनते हैं वो हैं सिंबल्स। तो सिंबल्स हम नरेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल्स डिस्कस करेंगे, फर्स्ट है आपका ये वाला सिंबल, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन सिंबल। एक्सक्लेमेशन सिंबल, ES शॉर्ट में। इतना तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए क्योंकि फुल यहाँ नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। अगला जो सिंबल है, ये सिंबल होता है कॉमा। दरअसल शॉर्ट टाइम स्टैंड करने के लिए हमें, यानी कि शॉर्ट टाइम रुकने के लिए किसी भी सेंटेंस में हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जब कोई स्टेटमेंट हमारी इंटेरोगेटिव हो उस स्थिति में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, और जब एक्सक्लेमेशन का यूज़ करेंगे तो उस स्थिति में हमारी फीलिंग्स टॉप पर होंगी। इट मीन्स या तो हम बहुत
ज़्यादा खुश होंगे यानी कि हैप्पी होंगे, या बहुत ज़्यादा हम दुखी होंगे यानी कि अपने पीक पर होंगे। कुल मिला के बात ये है। अगला है आपका फुल स्टॉप। जब भी सेंटेंस को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाता है उस स्थिति में आप फुल स्टॉप का यूज़ करोगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को हम जब भी स्टेटमेंट को स्पेशलाइज्ड करेंगे उस स्थिति में हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे सिंबल हमने समझे। अब इनसे पॉइंट आपको समझने लायक ये है कि ये सारे सिंबल्स यानी कि ये सभी सिंबल्स आपको इन डायरेक्ट नरेशन में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? डायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियरली समझ आई। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा प्रोनाउंस चार्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है प्रोनाउंस चार्ट, बिकॉज इसके बिना आप नरेशन में ज़्यादा सीख ही नहीं पाओगे। तो प्रोनाउंस चार्ट आपको क्लियरली समझ आना आवश्यक है, प्लस आपको एक एक पॉइंट इसका समझना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा आई एंड बी, ये दोनों होते हैं फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट यू होता है सेकंड पर्सन। बाकी ही, सी, इट, दे एंड नेम दरअसल नाउन होता है, बट वो भी थर्ड पर्सन में ही कंसीडर किया जाता है। ये सारे लोग होते हैं थर्ड पर्सन, यानी कि ये सभी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे, नेम, ये सभी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। दे ऑल आर थर्ड पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट समझने लायक है वो ये है कि आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, पजेसिव होता है माई। बी सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, एंड पजेसिव केस होता है आर। ठीक है, अगला है यू। यू सेकंड पर्सन तो होता ही है लेकिन सब्जेक्टिव केस है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है। सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं यू के। इसका जो पजेसिव केस होता है वो योर होता है। अगला ही सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, एंड पजेसिव केस हिज होता है। अगला सी का ऑब्जेक्टिव केस हिम एंड पजेसिव केस सी का ऑब्जेक्टिव केस हर एंड पजेसिव केस हर, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस दोनों सेम होते हैं सी के। इट अपने आप में नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है, ये प्रोनाउन है और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है एंड पजेसिव केस होता है इट्स। और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो देम होता है, पजेसिव केस होता है वो देयर होता है। अब समझिए आगे का पॉइंट। ये सारे पजेसिव केस कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनते। ना तो ये सब्जेक्ट बनेंगे ना ही क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट बनेंगे। इनकी एक कंडीशन होती है, वो ये होती है कि जब भी ये यूज़ होंगे सारे पजेसिव केस तो अपने साथ लेंगे नाउन को। किसको लेंगे? नाउन को अपने साथ लेंगे, तभी ये यूज़ होंगे। अकेले कभी भी किसी भी सेंटेंस में पजेसिव केस यूज़ नहीं होता। ये आपको ग्रामर के लहजे से पॉइंट याद रखना है। तो कभी पजेसिव केस अपने आप में ना तो सब्जेक्ट बनेंगे ना ही ऑब्जेक्ट बनेंगे, और जब भी ये सेंटेंस में आएंगे तो अपने बाद तुरंत नाउन को लेंगे, अकेले आ ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने नेम का डिस्कस किया। तो नेम जब भी लड़की का नाम होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, और लड़के का नाम होगा तो उसका होगा हिम। और जब भी बहुत दोनों होंगे यानी कि लड़का लड़की दोनों साथ होंगे या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, उस स्थिति में जो पजेसिव केस होगा वो देम होगा। अगला इनका जो पजेसिव केस होगा वो होगा, लड़का होगा अगर तो हिज होगा, अगर लड़की होगी तो हर होगा, एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे तो उस स्थिति में हम देयर का यूज़ करेंगे। तो ये हम प्रोनाउंस चार्ट विद वन नाउन के साथ हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक क्लियरली आप लोगों को समझ आया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास सबसे जो मेन पॉइंट समझने लायक वो ये होगा
इससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और समझाते हैं आपको। थोड़ा सा इधर देखिए, ये है आपका P सेट टू Q और ये वाला पार्ट आई एम प्लेइंग। इसमें आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा सा, कन्फ्यूज़न नहीं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताना होगा। ये है कि इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज डाउन रहता है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि इसमें कोई स्पीच यानी सेंटेंस होता है, इसीलिए हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम आपसे कहें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो P है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, Q है। वर्ब कौन है, सेट टू है। ऐसे ही हम इधर पूछें आपसे कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन है, तो I है। ये आगे पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे, बिकॉज इनसे ही नरेशन आगे बढ़ेगा। ऐसे ही हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हैं, हम पूछें पारुल सेड वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। तो आपको पता है जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। आगे हम पूरे लेक्चर में शॉर्ट में हम रिपोर्टिंग वर्ब को बोलेंगे RV और रिपोर्टेड स्पीच को हम बोलेंगे RS। ठीक है, तो इतना भी याद रखिए, क्योंकि हम फुल नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका प्रोनाउंस। चार्ट के अलावा पर्सन्स, हमने अभी आपको बताया कि पर्सन्स कौन से कंसिडर होते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में हमने अभी आपको बताया I एंड B, ये दो कैंडिडेट होते हैं। सेकंड पर्सन में अभी हमने आपको बताया यू होता है, एंड बाकी जो रेस्ट बचे हुए सारे होते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन। क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। चलिए अगला पॉइंट समझने लायक होगा, वो ये होगा कि जो 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट होता है वो हम सारा समझेंगे इधर। तो देखिए ये जो 1 2 3 है, 1 2 3, ये रिप्रेजेंट करता है रिपोर्टेड स्पीच को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा। 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिपोर्टेड स्पीच को। जो SON वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है रिपोर्टिंग वर्ब को। किसको, रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले और समझना पड़ेगा आपको कि जो सन वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसमें जो S होता है इसे बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट से डिटरमाइन होता है, यानी कि ये सब्जेक्ट को बताता है। S मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, O मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और N मीन्स होता है नो चेंज। 3 पॉइंट हमने यहाँ पर समझाए। S का मतलब है यहाँ पर सब्जेक्ट, O का मतलब है इधर ऑब्जेक्ट, एंड N का मतलब है नो चेंज। ठीक है, आगे चलिए। फर्स्ट पर्सन अभी हमने आपको डिस्कस कराया था, I एंड B होता है। सेकंड पर्सन यू होता है। थर्ड पर्सन ही सी इट नेम दे etc। चलिए आगे। अब आपको समझना पड़ेगा क्या कि ये जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, देखिए यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच है भाई, रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब समझने का असली खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में आपको फर्स्ट पर्सन दिखे, जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिखाई दे, वो ऑलवेज चेंज होगा सब्जेक्ट से। समझ आया? वन साइड रिपीट सुने। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिखे आपको, फर्स्ट पर्सन मीन्स I एंड B। अब इसके पजेसिव केस भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकते हैं। पजेसिव केस मी, और इसका पजेसिव केस अस, इसका माई, ऑब्जेक्टिव केस हैं ये, इसका पजेसिव माई, इसका आवर, इस तरीके से आपको दिखें। कुल मिला के बात ये है कि फर्स्ट पर्सन का आपको रिपोर्टेड स्पीच में
कुछ भी दिखाई दे वो ऑलवेज रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। चलिए अगला पॉइंट समझिए। यू सेकंड पर्सन है, और जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिखाई दे, सेकंड पर्सन मतलब सेकंड पर्सन का, चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे पॉजेसिव केस हो, कुछ भी हो, मतलब हो सेकंड पर्सन का, तो वो ऑलवेज रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, इतना याद रखिए बिल्कुल। अगला पॉइंट ये है कि जितने भी थर्ड पर्सन होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि इन तीन के अलावा जो भी आपको दिखाई दे रिपोर्टेड स्पीच में, वो समझ लेना आप थर्ड पर्सन है। वो क्या है? थर्ड पर्सन है। ही, सी, इट, दे, नेम, ये सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। और ये जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई दे तो इनका चेंज नहीं होता, ये जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, ये अपने आप में वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। इतनी बात समझ आई? एक बार फिर से समझाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आपको फर्स्ट पर्सन का कुछ भी मिले वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। कहने का मतलब है जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होगा वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, एंड थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे समझने का प्रयास करेंगे। आगे वाला पॉइंट ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरबी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट व फ्यूचर में हो तो आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। टेंस समझ रहे हो? टेंस का मतलब है जो वर्ब यूज होती है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करोगे, बाकी चेंजमेंट कर सकते हो आप। और यहाँ पर प्रेजेंट कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट के चारों पार्ट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों पार्ट अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में दिखाई दे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही फ्यूचर में आपको चाहे इंडेफिनिट दिखाई दे यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, चाहे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस दिखाई दे, या फ्यूचर परफेक्ट दिखाई दे, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाई दे, रिपोर्टिंग वर्ब में चारों में से आपको कुछ भी दिखाई दे तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना पॉइंट याद रखिए, सिर्फ टेंस में चेंज नहीं करेंगे, बाकी चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे समझिए। इस स्थिति में जब भी आप नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। वो ये कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन दैट यूज़ करना पड़ेगा, यानी कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा आपको दैट। एंड सेज टू को आप चेंज करोगे इनडायरेक्ट बनाते समय टेल्स में, और से टू को करोगे टेल में, एंड सेड टू को करोगे आप टोल्ड में, एंड सेइंग टू को आप करोगे टेलिंग में। यहाँ तक बात क्लियरली समझ आई? ये कंजक्शन मतलब वही है जब आपको बोला जाता था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप क्या लगाते हो? कंजक्शन लगाते हो, यानी दैट। तो उसको सीधा नाम दे सकते हो कि कंजक्शन दैट यूज़ करते हैं। आगे समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या। ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल गो टू पटना। आप समझेंगे इधर कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद है उस पार्ट को बोलोगे आप रिपोर्टेड स्पीच। और बीच में लगा हुआ है इसको कॉमा बोलते हैं, जो बिल्ली जैसे निशान बने हुए हैं इनको बोलते हैं भाई इन्वर्टेड कॉमा। और बाकी आप इससे तो परिचित होंगे, ये है फुल स्टॉप। समझिए अब आप समझोगे क्या कि यहाँ पर ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन अभी हमने थोड़े समय पहले बताया था कि फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग
टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। ठीक है भाई, तो आई अकॉर्डिंग टू चेंज होगा किसके, ही के, तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर एस या ई एस लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब जो बिल है वो बिल ही रहेगा। ठीक है, तो समझिए, अब फिर से एग्जांपल पूरा कंप्लीट समझाते हैं। ही सेज टू मी कॉमा एंड कॉमा आई विल गो टू पटना। आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसीलिए समझिए ही सेज टू मी, अब सेज टू के प्लेस पर हो जाएगा टेल्स मी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल्स मी। टेल्स मी दैट, कंजक्शन आ गया दैट। आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, तो ही आ जाएगा भाई, बिल का बिल ही रहेगा, ही विल गो टू पटना, हो गया सही। अगला क्वेश्चन समझें। आलोक सेज, आपको बताया आलोक सेज ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है, इसको बोलोगे आप रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा में अंदर बंद पार्ट है उसको बोलोगे आप रिपोर्टेड स्पीच। समझिए, आलोक थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। अब आगे समझिए, आलोक सेज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस है अभी, यानी सेंटेंस अभी किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजमेंट नहीं करते, यानी टेंस में कोई चेंज नहीं करते। तो आलोक सेज का आलोक सेज ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर कोई सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम सेज के प्लेस पर कर देते टेल्स। ठीक है भाई, हाँ जी, आगे समझिए। आलोक सेज, कंजक्शन दैट लगेगा, लग गया। आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द आलोक। अब आलोक का प्रोनाउन क्या होगा, ही, वो भी सब्जेक्टिव केस चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए हमने आलोक का सब्जेक्टिव केस ही लिया। अब आई के अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ पर एम यूज हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, बट यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग होगा इज रीचिंग होम सून। सही एकदम सेंटेंस। आगे समझिए। अमित सेज कॉमा एंड कॉमा आई शैल नेवर जॉइन पॉलिटिक्स। समझिए आगे, आपको पता है ये जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पार्ट है इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं भाई। देखिए आगे समझिए, आपको पता है सेज सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो अमित सेज कंजक्शन दैट आया, आई चेंज अकॉर्डिंग टू द अमित, अमित से चेंज हुआ, अमित का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, ही, और आपको पता आई के अकॉर्डिंग सेल लगाए, लेकिन ही के अकॉर्डिंग बिल लगेगा। नेवर जॉइन पॉलिटिक्स। अच्छा, पॉलिटिक्स से भी ग्रामर का क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा बनता है। देखिए, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, सिविक्स, फिजिक्स, न्यूज़ इत्यादि ऐसे नाउन हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं बट एक्चुअल में होते सिंगुलर हैं, इसीलिए इनके साथ वर्ब ऑलवेज सिंगुलर यूज़ करते हैं। कैसी सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ये बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं अब और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। राज सेज टू मी कॉमा एंड कॉमा आई मीट यू। देखिए यहाँ पर समझिए, राज सेज टू मी, राज सब्जेक्ट है, सेज टू वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट है। आपको बताया ये पूरा पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अब समझिए, सेज टू लगाया है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस, और जब भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे। राज टेल्स मी दैट, दैट क्या है, कंजक्शन है इधर। चलिए आगे, आई चेंज अकॉर्डिंग टू द राज, राज का जो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होगा वो ही होगा, और आपको पता है आई के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं बट ई के साथ भी सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए मैट का मैट ही रहेगा। यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमने आपको बताया था सेकंड पर्सन ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, मी है, और मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही रहता है, इसीलिए हमने सीधा का सीधा मी को मी ही रहने दिया। चलिए आगे समझिए नेक्स्ट एग्जाम्पल।
अगला एग्जाम्पल समझें इधर। आई से कॉमेंट कॉमा आई शैल सेंड द सर्वेंट। समझिए, आपको पता है कि ये जो से आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, यानी कि एस या ई एस लगाते हैं या फिर सब्जेक्ट बहुवचन हो तो उस स्थिति में हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते भाव के साथ। तो आई से दैट, कंजक्शन दैट आ गया। आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द आई, बिकॉज आपको पता है कि आई फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई का आई ही रहेगा, आई का आई ही रहेगा। और आई शैल सेंड द सर्वेंट। समझिए अगला सेंटेंस। सी सेज कॉमेंट कॉमा सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो सी का सी ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट नहीं है, अन्यथा टेल्स हो जाता। कंजक्शन दैट आ जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। सी अपने आप में थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, तो सी का सी ही रहेगा। सी के अकॉर्डिंग सिंग्स आया है, तो यहाँ भी हमने सी के अकॉर्डिंग सिंग्स से ही रख दिया है। अ सॉन्ग है तो अ सॉन्ग रहने दिया। अगला सेंटेंस समझें। ही हैज़ सेड टू मी, ही हैज़ सेड टू मी कॉमेंट कॉमा यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। समझिए आगे, यहाँ पर आप देखोगे कि हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि सी की थर्ड फॉर्म होती है सेड। तो यहाँ पर हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। तो अभी हमने कुछ समय पहले बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट व फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी कोई परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नहीं होगा भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा सी हैज़ सेड के प्लेस पर हो जाएगा टोल्ड, बिकॉज ऑब्जेक्ट है, गिवन है इधर, और मी का मी ही रहेगा ऑब्जेक्ट। कंजक्शन आपको पता है कॉमा के प्लेस पर दैट आ गया। अब समझिए यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो मी है, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस क्या होगा, क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, तो वो सब्जेक्टिव केस है तो अपने स्थान पर सब्जेक्टिव केस को बुलाएगा। इसीलिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और यू के अकॉर्डिंग तो आर आ रहा है, लेकिन आई के अकॉर्डिंग एम आएगा, क्योंकि आई अपने साथ एम लेता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ही इज़ सेइंग टू मी कॉमा एंड कॉमा यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर आप समझिए इज सिंग लगा हुआ है। इज सिंग लगा हुआ है, आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम पढ़ते हैं क्या कि इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर भी तो वही कंडीशन हो। अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट व फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के किसी भी हालत में टेंस चेंज नहीं होता भाई। तो इसीलिए ही का तो ही रहेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये सी कर दिया है, ही होगा एक्चुअल, ठीक है। इसका इज ही रहेगा। सेइंग टू का हो जाएगा टेलिंग। मी ऑब्जेक्ट मी ही रहेगा। कंजक्शन दैट आ जाएगा आगे। यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन होने के साथ साथ यह सब्जेक्ट है तो अपने स्थान पर सब्जेक्टिव केस ही लेगा। और यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई, तो आई आ गया भाई। यू के अकॉर्डिंग तो आर आया, बट आई के अकॉर्डिंग आएगा एम। सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। कौशिकी विल बी सेइंग टू मी सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आपको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जब भी आप पढ़ते हो उस स्थिति में आप देखते हो कि विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर सेल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हो भाई। ये बात आपको क्लियरली समझा दी गई है और आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, तो यहाँ पर कौशिकी का कौशिकी ही रहेगा, विल बी का विल बी ही रहेगा। सेइंग टू का हो जाएगा टेलिंग। मी का ऑब्जेक्ट मी ही रहेगा। कंजक्शन आएगा दैट। अब देखिए ही थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज, थर्ड पर्सन किसी से चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन ही का ही रहेगा। और आपको पता है ही के संग यहाँ पर इज आया है
तो यहाँ पर भी क्या आएगा, इज आएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो चेंज हो रहा है वो ये है, देखिए यहाँ से आपका एक्चुअल क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक आपको कभी कभी पूछा जाता है, ऐसा है कि हल्की फुल्की जब भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं एग्जामिनर को, तो वो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट व फ्यूचर वाली रिपोर्टिंग वर्ब रखकर क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा कम प्रेफरेंस स्टूडेंट देते हैं, इसीलिए एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसको भी प्रिपेयर रखें। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चंस बने हैं वो इस पार्ट से बनते हैं, यानी कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में संपूर्ण परिवर्तन करते हैं, जितना हो सकता है उतना। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। यहाँ से भी आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे कब कौन सी स्थिति में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और किस टाइप के पूछे गए, वो सारी चीज़ें हम अभी आपको आगे बताते रहेंगे। समझिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अभी हमने बताया था आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में संपूर्ण परिवर्तन करते हैं। जितना आपसे हो सकता है उतना परिवर्तन कीजिए। आगे समझिए, यहाँ पर करते क्या क्या हैं आप वो समझिए। पहले तो जब भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू दिखाई देगा, उस प्लेस पर आप टोल्ड या फिर इंक्वायर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। अगर सिंपली ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहने दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए, कंजक्शन दैट आता है, ये हम पहले भी समझ चुके हैं, आगे भी समझेंगे। आगे चलिए आगे, अब देखिए आगे जो पॉइंट बनेगा वो ये है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चेंजमेंट्स होते हैं, यानी कि जो ज़रूरी चेंज होते हैं, वो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनको लर्न करना पड़ेगा, नोट्स बनाते रहिए प्रॉपरली। आप प्रॉपर वे में नोट्स बना के रख लें, जिससे क्या है लास्ट मोमेंट में आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़े। समझिए, इम्पोर्टेंट चेंजमेंट्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि वर्ब की इम्पोर्टेंट चेंजमेंट्स। इधर हमने जो सारी मॉडल वर्ब्स हैं वो लिख दी हैं। देखिए, ये मॉडल वर्ब्स होती हैं प्रेजेंट वाली, ये होती हैं पास्ट वाली। समझिए, बिल का जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। और यहाँ पर ऑट टू, मस्ट, यूज्ड टू, नीड और डियर, ये सारी वर्ब्स आपको जस के तस डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो वैसी की वैसी ही लिखनी पड़ेंगी। यानी कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में ही क्या रहती हैं, सेम रहती हैं भाई। इतनी बात क्लियरली आपको यहाँ तक समझ आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, आगे समझिए। आगे है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको समझना पड़ेगा, जब भी इनडायरेक्ट बनाओगे इसको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप बना दोगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है भाई। आगे समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में बना दोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन सी वर्ब्स का यूज़ करते हो आप। देखिए, जब भी आप सिंपल सेंटेंस डिस्कस करोगे तो उसमें वर्ब में आप एस या ई एस लगा दोगे, वर्ब में आप एस या ई एस लगा दोगे। और इसी के साथ कंडीशन ये भी है कि सब्जेक्ट होना चाहिए सिंगुलर, बट प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उस स्थिति में आप वर्ब भी प्लूरल यूज़ करोगे। और जब भी सेंटेंस नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तो आप डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन से आपने पहचान बोल सकते हो आप। अगला है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं भाई, तो इसमें हम करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का या फिर डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो ये बात याद यहाँ से रखिए। आगे समझिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अभी हमने आपको बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप समझोगे इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और इसी को अगर आप पास्ट में बनाओगे तो हो जाएगा वॉज, बर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है भाई। अब समझिए आगे, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आप देखोगे क्या, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाओगे तो ये पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाता है। और पास्ट परफेक्ट में आप यूज़ करते हो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप देखते हो क्या कि हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसको जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप कर दोगे हैड, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, फोर्थ फॉर्म क्या होता है? आईएनजी फॉर्म होती है। वर्ब की बेसिकली कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। देखिए कैसे, गो, गो फर्स्ट फॉर्म हुई, बेंट सेकंड फॉर्म हुई, गॉन थर्ड हुई, गोइंग फोर्थ हुई और लास्ट आपकी बचती है गोज, गोज फिफ्थ फॉर्म हुई। अब क्वेश्चन आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछे हम, तो इसमें से हम पूछ सकते हैं क्या कि कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन होती है? वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है? बहुवचन होती है। और कौन सी वर्ब की कौन सी वर्ब की फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है? वो होती है फिफ्थ फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझिए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आप देखते हो क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाओगे तो आप देखोगे क्या कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। ठीक है भाई, आगे चलिए। आगे है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आप देखोगे कि वॉज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसको आप इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप कर दोगे हैड, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इतना आपको यहाँ से समझ आया। आगे चलते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो और समझते चलते हैं आगे। समझिए क्या क्या है। देखिए ये फिर से रिपीट हो गया, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है भाई, डिस्कस कर लिया है। आगे चलिए, हाँ जी, अब और समझिए डायरेक्ट से जब भी आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो कुछ इम्पोर्टेंट चेंजमेंट्स होते हैं, उनको और डिस्कस करते हैं। देखिए जब भी डायरेक्ट में आपको नाव दिखेगा तो आप उसको देन में चेंज कर दोगे, हियर दिखेगा देयर में चेंज कर दोगे, हियर आफ्टर दिखेगा देयर आफ्टर में, दिस का दैट में, दीज का दोज में, एगो का बिफोर में, सो दस का सो में, और टुडे का दैट डे में, टुनाइट का दैट नाइट में। यहाँ पर देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको याद करके रखनी है वो हम कुछ बता देते हैं आपको, जैसे नाउ देन वाला, हियर देयर वाला, दिस दैट वाला, दीज दोज वाला, टुडे का दैट डे। ये 5 आपको यहाँ से लर्न करके रख लेने हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बाकी दे रखे हैं आप उनको समझते चलें, लेकिन लर्न इतना करके रखें क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे का द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। अगला है टुमारो, टुमारो का है द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। लास्ट वीक द वीक बिफोर या फिर द प्रीवियस वीक। नेक्स्ट वीक द वीक आफ्टर या फॉलोइंग वीक। लास्ट मंथ, लास्ट मंथ का हो जाएगा द मंथ बिफोर या फिर प्रीवियस मंथ। ठीक है, इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं यस्टरडे, टुमारो। बाकी आपको प्रिपेयर नहीं करने क्योंकि इनसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। बाकी आपको दे रखे हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं, और भी चीज़ें हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। यहाँ तक हमने जो पॉइंट्स समझे थे वो पास्ट वाले थे, यानी कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो क्या क्या चेंज होंगी, ए टू जेड हमने 1 बाय 1 समझा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स समझेंगे, एग्जाम्पल से एक एक पॉइंट समझते चलेंगे, बारीकियाँ समझते चलेंगे कि कहाँ से कब कब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अब समझिए, ही सैड, ये वाला पार्ट आपको रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए क्योंकि लगभग 8 से 10 टाइम तो हमने इसी क्लास में आपको बता दिया है। चलिए ही सैड,
सेड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब पास्ट हुआ तो आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में फुल परिवर्तन करेंगे, जितना हो सकता है उतना चेंज कर देंगे। समझिए, ही सेड कंजक्शन दैट। अब यहाँ पर सेड का टोल्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था, कंजक्शन दैट आ गया। आई आपको पता है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट ही है, तो ही का जो सब्जेक्टिव केस है वो ऑलरेडी ही होता है, तो ही का ही रहेगा। और माइट अपने आप में पास्ट फॉर्म है, यहाँ पर मे होना चाहिए था, बेसिकली मे होता तो यहाँ पर माइट होता। अब माइट ऑलरेडी दे रखा है तो माइट का माइट ही रहेगा, कम कम। ये एक और पॉइंट समझ लीजिए भाई, जितनी भी मॉडल्स होती हैं मॉडल वर्ब, उनके साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलें। ही सेड कमेंट कॉमा यू नीड नॉट वेट। आगे समझिए, इसका जो इनडायरेक्ट वो ये है, ही सेड कंजक्शन दैट। आपको पता है सेड को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और बेसिकली सेड को आप चेंज करें या ना करें इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आगे समझिए, कंजक्शन दैट लगाया, यू आपको पता है सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन है तो यू ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं कोई। फिर ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लो, ऑब्जेक्ट अज्यूम किया आपने, तो ही सेड टू मी अज्यूम कर लिया, उसने मुझसे कहा यू नीड नॉट वेट, तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अज्यूम किया मी, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्टिव केस बनेगा आई। नीड अपने आप में हमने अभी बताया कि प्रेजेंट भी होता है पास्ट भी होता है, दोनों कंडीशन में सेम होता है, यानी कि डायरेक्ट में अगर नीड है तो इनडायरेक्ट में भी क्या रहेगा, वो नीड ही रहेगा, इसीलिए नीड का नीड ही रहेगा, नीड फिट। चलिए आगे समझिए, कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं हम। ही सेड आई वुड हेल्प हिम इफ़ ही कुड। तो आप देखोगे क्या कि ही सेड तो ही सेड ही रहेगा, कंजक्शन दैट आ गया। ही चेंज होगा किससे, सॉरी आई चेंज होगा किससे, ही से, तो ही आ जाएगा। वुड ऑलरेडी पास्ट है, पास्ट का पास्ट ही रहेगा। हेल्प हेल्प का हेल्प ही रहेगा। हिम आपको पता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, तो थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन हिम का हिम ही रहेगा। आगे इफ़ लगा रहने दो भैया। आगे आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, आपको पता है आई चेंज होगा किससे, सब्जेक्ट से, वो भी सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस होगा अब ही, क्योंकि ही का सब्जेक्टिव केस ऑलरेडी ही होता है। कुड ये ऑलरेडी पास्ट है, तो पास्ट का पास्ट क्या बनेगा, इसीलिए कुड का कुड ही रहने दिया भाई। यहाँ तक समझ आया होगा। ही सेड दैट ही वुड हेल्प हिम इफ़ ही कुड। आगे समझिए, ही सेड कॉमा एंड कॉमा आई हैव लॉस्ट माई पेन। तो आपको पता है ही सेड कंजक्शन दैट आया, आई सब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा तो ही से हुआ, तो ही आया। हैव आपको पता है हैव लॉस्ट, यानी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका चेंज होगा इनडायरेक्ट में, वो पास्ट परफेक्ट, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव की हो जाएगी हैड, लॉस्ट की थर्ड फॉर्म लॉस्ट ही होती है। माई फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है, और फर्स्ट पर्सन हमने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि ऑलवेज सब्जेक्टिव केस से चेंज होता है, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको बताया माई चेंज होगा ही से, तो ही अपना पजेसिव केस भेजेगा, ही का पजेसिव केस होता है हिज, और पेन तो पेन ही रहेगा भाई, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। ख़त्म। क्या है अगला क्वेश्चन समझिए। ही सेड कॉमेंट कॉमा यू कैन लीव द बुक्स हियर। आगे समझें आप समझोगे क्या कि ही सेड कंजक्शन दैट आया भाई, कंजक्शन दैट से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप देखोगे कि यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई है ही नहीं, इसीलिए ऑब्जेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अज्यूम कर लो देम, ही सेड टू देम यू कैन लीव द बुक्स हियर। तो आपको यहाँ पर अज्यूम किया आपने देम, तो देम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लेंगे दे, तो दे हो गया इधर। अब कैन का कुड हो जाएगा, लीव का लीव ही रहेगा, द बुक्स
सॉरी ये बुक्स में स्पेलिंग एरर हो गई है, ये सही कर लेना आप लोग, बुक्स, ठीक है। चलिए, तो द बुक्स का बुक्स ही रहेगा। हियर का अभी हमने चेंज बताया था, हियर का हो जाता है देयर, बट यहाँ पर एक कंडीशन है, वो ये कंडीशन देखिए आपको, दिस हियर इनके साथ एक कंडीशन है, जब आपको ये दोनों वर्ड यूज़ किए हों रिपोर्टेड स्पीच में, तब आप देखोगे कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट में वो चीज़ जिसको डिस्कस किया है वो आपके सामने है कि नहीं। अगर आपके सामने है तो दिस का चेंज नहीं होगा, हियर का चेंज नहीं होगा, बट वो सामने नहीं है तो आप दिस का दैट कर दोगे और हियर का देयर कर दोगे, यानी प्रेजेंट में नहीं है वो चीज़, तो उस स्थिति में आप क्या कर दोगे, दिस का दैट और हियर का देयर। लेकिन है तो सेम रहना पड़ेगा, यानी कि जैसा सेंटेंस है वैसा ही रहने देना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ही सेड टू हिम, सॉरी आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर टुमारो। तो आएगा तो आई ही रहेगा, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, हिम कंजक्शन दैट। अब आपको पता है आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो आई इधर सब्जेक्ट है और इधर भी सब्जेक्ट है, तो दोनों कंडीशन में सेम ही रहेगा, यानी आई का आई ही रहेगा। और बिल का चेंज होता है वुड, नॉट गो और देयर का चेंज ऑलरेडी वो चेंज ही है, तो देयर का देयर ही रहेगा। टुमारो को हो जाएगा द नेक्स्ट डे, या फिर इसको कर सकते हो द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। अगला समझिए एग्जाम्पल, राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। देखिए इधर राम सेड दैट, कंजक्शन तो आपको बताइए कि दैट ही आएगा। आई फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो राम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का, और इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बनेगा ही, तो ही आ गया। अब यहाँ पर एम है तो इसको पास्ट में चेंज कर देंगे, वॉज आएगा, वेरी बिजी नाउ, नाउ का हो जाएगा देन, तो हो जाएगा पूरा इनडायरेक्ट सेंटेंस, राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी नाउ, सॉरी देन ही वॉज वेरी बिजी देन। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और समझने वाला है, वो ये है इज एम आर, जब सिंपली वर्ब यूज़ हों, इनके बाद कोई अदर वर्ब यूज़ ना हुआ हो, यानी कि ना वर्ब की थर्ड फॉर्म ना वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर इनके बाद कोई एडजेक्टिव या फिर सिंपली नाउन यूज़ हुआ हो, तो इनको चेंज कर देते हैं हम बॉज वर में। किस में? बॉज या फिर वर में। ऐसे ही अगर आपको बॉज और वर दे रखी हूँ, ऐसे ही आपको बॉज और वर दे रखी हो, इनके बाद किसी वर्ब दूसरी वर्ब का यूज़ नहीं किया गया हो, नाउन या फिर एडजेक्टिव इत्यादि चीज़ों का यूज़ हुआ हो, तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कर देंगे हम या तो बॉज वर में ही रहने देंगे, या फिर हम करेंगे हैड बीन, हैड बीन। कोई थर्ड फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म का कोई लोचा नहीं है, इतना याद रखना है इसके साथ। चलिए अगला कुछ एग्जांपल्स और समझिए। ही सेड आई एम अनवेल, ही सेड दैट, आई चेंज होगा ही से तो ही, और एम चेंज होगा वॉज से तो वॉज अनवेल। ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड कॉमेंट कॉमा माई मास्टर इज़ राइटिंग लेटर्स, इसका चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में ही सेड दैट, और माई आपको पता है फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो ही का पजेसिव केस होगा हिज, मास्टर की मास्टर आपको पता है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस से पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज होगा, तो वॉज राइटिंग आ जाएगा, लेटर्स का लेटर्स, तो हो जाएगा ही सेड दैट हिज मास्टर वॉज राइटिंग लेटर्स। अगला एग्जाम्पल समझिए, ही सेड कॉमेंट कॉमा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। समझिए ही सेड दैट, कंजक्शन दैट आ गया, आई चेंज होगा ही से तो ही, अब आपको बता पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर सही सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ख़त्म। आगे समझें, ये तो हो ही गया क्वेश्चन, आगे समझिए। अब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, यानी कि इंटेरोगेटिव के क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में बहुत टाइम पूछे गए,
तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटिव बनता ही बनता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में हो तो इसको निम्न नियम द्वारा बनाते हैं, यानी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव हो तो निम्न नियम का यूज़ करते हैं, जिसमें से नियम नंबर फर्स्ट दे रखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग वर्ब से हो तो। वर्ब से हो तो मतलब यानी कोई भी सेंटेंस वर्ब से यूज़ हो रहा है। जैसे हम बोलें डू यू नो मी, डू यू नो मी। अब आप हमें बताइए, डू वर्ब है और यू सब्जेक्ट है, तो ये आप बोल सकते हो कि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सर। इसी टाइप से आगे समझिए, आगे आप समझोगे तो रिपोर्टेड स्पीच जब भी आपकी वर्ब से स्टार्ट होगी तो उस कंडीशन में आप सेंटेंस को चेंज करोगे तो क्या क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, क्या क्या आपको सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, सेट टू को आप चेंज करोगे आस्क्ड में, कंजक्शन आप लगाओगे इफ़ या वेदर। क्या लगाओगे? इफ़ या फिर वेदर। बट एक कंडीशन है इसमें, इफ़ आप कभी भी लगा सकते हो, इफ़ आप कभी भी लगा सकते हो और वेदर भी कभी भी लगा सकते हो। वेदर के साथ एक कंडीशन बनती है वो कि अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में आगे और यूज़ हुआ हो, क्या यूज़ हुआ हो और, तो हम उस स्थिति में कंजक्शन सिर्फ वेदर यूज़ करेंगे, बिकॉज वेदर और कंजक्शन पेयर होते हैं, पेयर कंजक्शन होते हैं। ठीक है भाई, इतना आप याद रखें कंप्लीटली। आगे समझिए, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को सिंपल बना देते हैं, यानी कि जो वाक्य इंटेरोगेटिव होता है उसको हम क्या बना देते हैं? सिंपल बना देते हैं। अब आगे समझें एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, राज सेड टू मी, कॉमा एंड कॉमा, आर यू ईटिंग फूड, आर यू ईटिंग फूड। समझिए, राज सेड टू को चेंज आस्क्ड में कर देंगे, राज आस्क्ड मी। आपको पता है कंजक्शन या तो इफ़ लगा दो या वेदर लगा दो, तो यहाँ पर इफ़ वेदर लिखा ही नहीं, तो या तो वेदर लगा दो या इफ़ लगा दो, दोनों में से एक लगा दो कोई भी। ठीक है भाई, और आपको पता है कि यू सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है और यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, तो ये अपने स्थान पर सब्जेक्टिव केस ही लेगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। और आपको पता है कि इज एम आर का चेंज होता है वॉज ईटिंग फूड, तो ये सही हो जाएगा, राज आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज ईटिंग फूड। इफ़ के प्लेस पर वेदर भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल दे रखा है, पी सेड टू क्यू, हैज़ ही बीटन मी। समझिए, पी आस्क्ड इफ़ या फिर वेदर, कुछ भी आप यूज़ करें, दोनों में से दोनों ही सही हैं, बट आगे और दे रखा हो तब आप सिर्फ वेदर का ही यूज़ करोगे, इफ़ का यूज़ नहीं करोगे, अदरवाइज सेंटेंस हो जाएगा गलत। चलिए, तो पी सेड टू क्यू इफ़ या वेदर ही यहाँ पर दे रखा ही थर्ड पर्सन होता है तो ही का ही रहेगा। बीटन यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो हो जाएगा ही हैड बीटन हिम। तो पी आस्क्ड क्यू इफ़ या वेदर ही हैड बीटन हिम, क्योंकि मी का चेंज होगा किससे? पी से, और पी हमने माना यहाँ पर पर्सन कोई, और वो भी मेल कैंडिडेट, तो हिम लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस। चलिए आगे समझिए। अब आपका जो इंटरोगेटिव की कंडीशंस में अगला कॉन्सेप्ट बनता है वो ये बनता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत WH वर्ड से हो तो WH वर्ड स्वयं कंजक्शन बन जाता है। यानी कि जब भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत WH वर्ड से हो तो वो स्वयं कंजक्शन बन जाएगा। और वो WH वर्ड होते कौन कौन से हैं? वॉट, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, ETC, बहुत सारे हैं। देखिए, इस स्थिति में आप सेड टू को चेंज करोगे आस्क्ड में, और कंजक्शन तो आपको पता है ये स्वयं ही बन जाते हैं सारे, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को आप बना देते हो सिंपल, यानी कि जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है उसको आप बना दोगे सिंपल सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। राम सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर। यू यहाँ पर मिस है तो यू आप लगा देंगे इधर,
व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो देखिए इधर राम का राम ही रहेगा, सेड टू का चेंज हो जाएगा, आस्क्ड मी ऑब्जेक्टिव केस इधर ही आ जाएगा, कंजक्शन व्हाट स्वयं बन जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर समझ आया होगा। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और यू सेकंड पर्सन है और ये होता है ऑब्जेक्ट से चेंज, बट यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है तो यू अपने प्लेस पर सब्जेक्टिव केस ही लेगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। और आपको पता है कि जो इज एम आर होता है यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होता है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज होता है, तो इज एम आर का हो जाएगा वॉज वर, तो आई के साथ आएगा आई वॉज डूइंग, हियर का चेंज हो जाता है देयर। तो आपको पता है यहाँ पर हो जाएगा आई राम आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग देयर। तो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आया। तो ये आपका नरेशन का फर्स्ट पार्ट था। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सारे टाइप्स डिस्कस कर लेंगे एंड नरेशन को हम 2 लेक्चर में ही बाइंड अप कर देंगे, यानी कि बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।